चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। और बता रहे देहरादून से चारधाम यात्रा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, भारी भीड़। चारधाम यात्रा में इस बार भी आस्था का जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है, 12 दिनों में ही अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। 7.23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन किए हैं। केदारनाथ में दर्शनार्थियों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है और पिछली बार के मुकाबले ये जो संख्या है काफी ज्यादा है। अभी जानकारी मिल रही है कि केदारनाथ में ही अकेले अगर देखा जाए तो दर्शनार्थियों की संख्या 3 लाख के पार जा चुकी है। वही 1.40 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री के दर्शन किए हैं। यमुनोत्री में आंकड़ा 1,45,000, तो गंगोत्री में 1,25,000 है। सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उम्मीद से बढ़कर। देखिए, जिस तरह से जो तमाम श्रद्धालु बड़े ही मनोभाव के साथ उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, इस तरह की उम्मीद शासन सरकार को पहले से भी थी कि इस बार क्योंकि उत्तराखंड की जो ये यात्रा है, इस सीजनल यात्रा है, लिहाजा इस निश्चित समय सीमा में ही तमाम श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार पहले से की जा रही थी। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर सरकार के जो तमाम इंतजाम हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो जब मौसम की बेरुखी होती है, जब जो परिस्थितियां हैं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कहीं ना कहीं जो सरकार की चुनौतियां वो बढ़ जाती हैं और जहां पर यात्रा प्रभावित होती है उन क्षेत्रों में जो सरकारी तंत्र है वो व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, चाहे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, चाहे वो मार्गों में आवाजाही की बात हो। जिस तरह से आस्था का जनसैलाब खास तौर से केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम और अब जो सिखों का पाक पवित्र धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहिब, उसके भी कपाट खुलने वाले हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि और ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हुए नजर आएंगे और दर्शन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो अभी तक के सरकार के सरकारी तंत्र के जो पहले के अनुभव रहे हैं उसमें किस तरह से बदलाव किया जा सकता है और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो लगातार चुनावी व्यवस्था के बावजूद तमाम जो जिम्मेदार शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी है, मुख्य सचिव है, अपर मुख्य सचिव और विभागों के प्रमुख सचिव है, उनसे यात्रा की व्यवस्थाओं का अपडेट ले रहे हैं और समय समय पर न सिर्फ मुख्यमंत्री ने जो यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनका समीक्षा बैठक कर अपडेट लिया, बल्कि ग्राउंड जीरो पर भी स्वयं मुख्यमंत्री ने कमान संभाली। और अब चूंकि अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चारों धामों में यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी पहले ही जा चुके हैं, स्वास्थ्य सचिव इस वक्त भी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, मुख्य सचिव पहले ही स्थिति का जायजा ले चुकी हैं और जो गढ़वाल क्षेत्र के कमिश्नर है वो भी कई बार पहले जा चुके हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी मौजूद रहे और इस वक्त भी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर जो बदलाव करने की आवश्यकता है अभिषेक, वहां पर लगातार बदलाव भी किया जा रहा है और कैसे सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, सुगम यात्रा हो, ये संदेश लेकर सभी यात्री वापस लौटे, ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन सोनू, जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और काफ़ी सारे ऐसे यात्री भी हैं जो अपनी अपनी कार से वहां पहुंचे, लेकिन वहां पर जो पार्किंग व्यवस्था है वो काफ़ी पूरी तरह से चरमरा गई है और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में पुलिस के वहाँ पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था तो उन्होंने की थी लेकिन जो कैपेसिटी थी वो फुल हो चुकी है और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती बन गई है प्रशासन के लिए। अब देखिए अभिषेक, ये जो आपका सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि जो भी यात्री हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, चाहे वो पुराने अनुभवों के आधार पर जो सरकार की व्यवस्थाएं उनमें बदलाव करने की बात हो या फिर जो अलग अलग स्थानों पर यात्रा मार्गों पर जो पुलिस विभाग के और अन्य विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, खास तौर पर पुलिस विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है, जहां पर ट्रैफिक जैसी समस्या होती है उसका कैसे समाधान किया जाए और अगर गेट की व्यवस्था है, आवाजाही वन वे करके अगर व्यवस्था व्यवस्थित हो रही है तो उस पर भी फोकस किया जा रहा है और व्यवहार
जो है वो सौम्य व्यवहार पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का, क्योंकि आपने स्वयं इस बात को कहा कि इन क्षेत्रों की जो धारण क्षमता है वो एक सीमित है, सीमित संख्या में ही श्रद्धालु पहुंच सकेंगे और उनके तमाम जो वाहन है और उनकी पार्किंग की व्यवस्था के लिए हालांकि शासन स्तर पर कई ऐसे भी स्थान चयनित किए गए जहां पर सुरंग के माध्यम से पार्किंग बनाए जाने के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और दूसरी तरफ सड़कों के जो नदियां हैं, तो ऐसे में जिन स्थानों पर पार्किंग बनाई जा सकती है वहां पर व्यवस्था की जा रही, जहां अस्थायी तौर पर सरकारी भूमि पर पार्किंग बनाई जा सकती है वहां, और जो गैर सरकारी भूमि है वहां पर भी कोशिश की जा रही है ताकि जो यात्री हैं वो खास तौर से ट्रैफिक की समस्या से ज्यादा परेशान ना हो। इसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और यही वजह है कि जो शासन के पुलिस के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और कहाँ क्या बदलाव किया जा सकता है इस पर लगातार फोकस कर रहे हैं। सोनू, एक और बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है इन सबके बीच में, वो है ये पिछली बार भी देखने को मिली थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम तो लाया गया लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे लोग भी वहाँ पहुँचे जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया। तो उनके लिए जो व्यवस्था की गई, ट्रांजिट पॉइंट बनाए गए, ऑफलाइन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन तुरंत वहाँ पे करके दे रहे थे, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि उसे भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है, बीच में से लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये आप बात बिल्कुल अभिषेक आपकी सही है कि फिलहाल मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था शुरू की गई थी उसको विराम लगा दिया गया है, क्योंकि ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जब तक मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री धाम का ग्राउंड जीरो का जायजा लिया उस समय तक जितने भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के जिन धामों में पहुंचे थे उनको कैसे जो कैंप है वहां पर ठहरा करके और उनके खान पान की सरकार के स्तर पर व्यवस्था करके उनको कैसे दर्शन करा करके भेजा जाए, क्योंकि अगर कोई भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ अपने परिजनों के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है और जाने अनजाने में अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज ना जाए, इस पर भी सरकार ने गंभीरता से मंथन किया और ये कोशिश की कि जो श्रद्धालु पहुंच गए हैं उनको कैसे एक व्यवस्था के तहत दर्शन कराए जा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो जिन श्रद्धालुओं का पंजीकरण होगा सिर्फ और सिर्फ वही जा सकेंगे और इसके लिए अलग अलग चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। कुछ श्रद्धालुओं को इसमें सहूलियत जरूर दी गई है और ऑफलाइन व्यवस्था जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए फिलहाल उसको भी रोका गया है कि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसको नियंत्रित किया जा सके और जब एक सीमित संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनकी यात्रा जो है वो सुखद यात्रा हो सकेगी। जी सोनू, एक और सवाल था, अगर मान लीजिए कोई अभी अगर यात्रा करना चाहता है ऑनलाइन पंजीकरण के थ्रू, तो किन चीज़ों का यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए अगर वो वहाँ पहुँच रहे हैं तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, पार्किंग की भी समस्या है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, ये सभी श्रद्धालुओं की जानकारी के लिहाज से विषय का आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो चुनौती है, सबसे बड़ी जो चुनौती सरकार के और पूरे सरकारी तंत्र के लिए वो मौसम की बेरुखी है। अगर हम केदारनाथ धाम की बात कर ले तो जो केदारनाथ धाम की जो केदार वैली है यहाँ अक्सर मौसम का मिजाज बदल जाता है। मैदानी क्षेत्रों में भले ही मौसम कुछ और नजर आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि मौसम का मिजाज बदलता है और जब कड़ाके की ठंड महसूस की जाती है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए भी ये एक परेशानी हो जाती है और सिस्टम के लिए भी एक चुनौती बन जाता है। ऐसे में बार बार सरकार के सरकारी तंत्र के स्तर पर जहां जहां पर यात्रा की व्यवस्थाओं में अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं उनसे ये अपील की जाती है कि सबसे पहले श्रद्धालु जो है वो मौसम का अपडेट लें और मौसम के अपडेट के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। कुछ ऐसे श्रद्धालु जो मैदानी क्षेत्रों से यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ के मौसम के अनुरूप वो कैसे ढलें, इसके लिए एक आध जगह अगर वो ठहर लें, विश्राम कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा दूसरा जो ट्रैफिक की समस्या है उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और तीसरा जो ऑनलाइन श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को आगे जाने दिया जाए। इसके साथ साथ जो उम्र दराज लोग हैं, खास तौर से जो 50 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं, कई बार हमने देखा है कि यमुनोत्री धाम में कई लोगों को की जान चली गई, तो ऐसे में
जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो बेहतर की ही जा रही है हर स्तर पर। बावजूद इसके जो उनके चिकित्सक हैं वो परामर्श लेकर के ही अपनी यात्रा करें, और जो उनका चेकअप है उसको भी अलग अलग पॉइंट्स पर किया जा रहा है, और जो वो दवाई लेते हैं उस दवाई को भी लेकर के आए, क्योंकि अभिषेक ये जो चारों धाम है ये काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और ऐसे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऑक्सीजन भी कम है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर इसका फर्क पड़ता है। तो खास तौर पर इन सभी पहलुओं को यात्री को ध्यान रखना होगा, और जो आवश्यक वस्तु है, चाहे वो बरसाती हो, चाहे वो इसके अलावा टॉर्च हो, चाहे वो जरूरी दवाइयां हो, इनको लेकर आए और गर्म कपड़ों को साथ जरूर लाएं। ये बार बार अपील की जाती रही है और अभी भी अपील की जा रही है, और जो सिस्टम से जुड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार के मुख्य सचिव है, पर्यटन सचिव है, सभी बार बार ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील कर रहे हैं, ताकि कोई भी यात्री जब यहाँ आता है उसको परेशानी का सामना ना हो और किसी भी यात्री की जान न जाए, और खास तौर पर एक सुखद और सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर वापस लौटे। निश्चित रूप से सोनू बने रहिए हमारे साथ। तो केदारनाथ में दर्शनार्थियों के आंकड़े आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे। जबरदस्त तरीके से वहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है इस यात्रा को सुखद बनाने की। कई सारी जो वहां पे भौगोलिक चुनौतियां भी हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन स्थिति को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो हमारे सहयोगी सोनू ने जो चीज़ें बताई उनका विशेष रूप से ध्यान रखें और ज़रूर यात्रा करें।